नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं हूं आपका अपना शुभम पांचाल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लेक्चर सीरीज में, जिसका आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 24, जिसका आज विषय है उत्तराखंड के पर्व और उत्तराखंड के विभिन्न त्यौहार। यह पार्ट कला संस्कृति का एक पार्ट है जिसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के पर्व और उत्तराखंड के विभिन्न त्यौहार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। हमारे द्वारा कुछ पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, बीपीएससी की आप प्री एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9696066089 या 8564880530 पर संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए, टेलीग्राम को इंस्टॉल कर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम फ्री ग्रुप। साथ ही आप हमें ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है और सब्सक्राइब के साथ साथ आप अपने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वहाँ पर ऑल का ऑप्शन आता है, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको समय पर सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समय कम लेते हैं और स्टार्ट करेंगे हम उत्तराखंड राज्य के प्रमुख पर्व और त्यौहार। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख पर्व और त्यौहार। ये पर्वत लिखा है यहाँ पर, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये पर्व है, माफ़ कीजिएगा, पर्व और त्यौहार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका घुघतिया। यदि घुघतिया की बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य को कुमाऊं के क्षेत्र में मकर संक्रांति के अवसर पर घुघतिया त्यौहार मनाया जाता है। मतलब आपको पता होगा कि जो उत्तराखंड है उसके दो मंडल हैं, एक है आपका गढ़वाल मंडल और द्वितीय है आपका कुमाऊं मंडल। तो जो कुमाऊं मंडल है उसके मकर संक्रांति के अवसर पर घुघतिया त्यौहार को मनाया जाता है। इसी के साथ साथ इसमें आटे के टेढ़े मेढ़े घुघुत बनाए जाते हैं और इसी के कारण इसे घुघतिया के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन छोटे बच्चे गले में पहने हुए घुघते को तोड़कर कौवे की आवाज़ देकर बुलाते हैं और कौवों को बुलाने के बाद उनको यह चीज़ खिलाते हैं। इसे काले कौवा का त्यौहार भी कहा जाता है और इस पर्व को उत्तरकाशी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। मतलब घुघतिया एक जो त्यौहार है, ये जो आटे की लई होती हैं उनसे छोटे टेढ़े मेढ़े घुघुत बनाए जाते हैं, फिर उनको कौवों को खिलाया जाता है। एक इस टाइप का एक त्यौहार है घुघतिया त्यौहार। आइए बात करते हैं अगला पंचमी। पंचमी त्यौहार की यदि चर्चा की जाए तो सूर्य के उत्तरायण के बाद पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य के उत्तरायण के बाद पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि संपूर्ण उत्तराखंड में मनाया जाता है। इसमें जौ के पत्तों की पूजा करके मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, जिसमें रिश्तेदारों को लिफाफे में रखकर जौ की पत्तियां डाक से भेजी जाती है। ध्यान रखिएगा, जो जौ की पत्तियां होती है वो किससे भेजी जाती है? डाक से भेजी जाती है। तो आप कह सकते हैं कि पंचमी, सूर्य के उत्तरायण के बाद पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि संपूर्ण उत्तराखंड में है। और जो जौ के पत्ते होते हैं उनकी पहले पूजा की जाती है, उनको मंदिर में चढ़ाया जाता है, फिर वह पूजा होने के बाद जो पत्ते होते हैं उनको रिश्तेदारों को लिफाफे में रखकर डाक से उनको भेज दिया जाता है, जो कि बड़े शुभ माने जाते हैं। अगला है हमारा फूल संक्रांत या फूलदेई, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। फूल संक्रांत या फूलदेई की चर्चा करें तो चैत या चौथ मास के प्रथम दिन को यह त्यौहार संपूर्ण प्रदेश में मनाया जाता है। और फूल संक्रांति के नाम से यह जो त्यौहार है वह 7 दिन से लेकर 1 महीने तक बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 7 डेज इंटू 1 मंथ के बीच के बनाया जाता है, जिसमें कुंवारे जो बच्चे होते हैं वो घरों से अनाज मांगते हैं, उसका हलवा बनाते हैं, उसके बाद उस हलवे से भगवान को भोग लगाया जाता है, देव पूजा की जाती है। और देवी को प्रसन्न करने के लिए ओजी लोग विभिन्न वाद्य यंत्र बजाकर अपनी प्रस्तुति भी देते हैं। तो वह आपका फूल संक्रांत या फूलदेई त्यौहार। अगला त्यौहार है हमारा बिखोती या विश्वत संक्रांति। यदि बिखोती या विश्वत संक्रांति की बात करें तो जो यह त्यौहार है वह वैशाख माह के प्रथम दिन को संपूर्ण प्रदेश में मनाया जाता है, जिसमें श्रद्धालु व्रत करते हैं और तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, व्रत करते हैं और कहाँ पर जाते हैं? तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। अगला है आपका हरेल। यदि हरेल की बात करें तो हरेल त्यौहार श्रावण मास के प्रथम दिन को संपूर्ण प्रदेश में मनाया जाता है और यह पर्यावरण को ध्यान में रखकर पौधारोपण के रूप में मनाया जाता है, जिसमें एक बर्तन में मिट्टी डालकर धान, मक्का, उड़द,
मटर आदि 5 या 7 या 9 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं और फिर शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय को उसको चढ़ा दिया जाता है। यह है आपका हरेल त्योहार। अगला है आपका चौतोल। यदि चौतोल की बात करें तो चौतोल त्यौहार चैत्र की अष्टमी को उत्तराखंड के पिथौरा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड के पिथौरा में मनाया जाता है, जिसमें स्थानीय देवता देवल की पूजा की जाती है तथा धार्मिक शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। ध्यान रखिएगा, जो चौतल का त्यौहार होता है इसमें जो धार्मिक देवता हैं देवल जी, उनकी पूजा की जाती है और उनकी धार्मिक शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। आइए अगला त्यौहार की बात करते हैं। अगला त्यौहार है हमारा सारा। यदि सारा की चर्चा की जाए तो सारा त्यौहार वैशाख के महीने में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है सारा त्यौहार। इसमें बीमारियों से बचाव हेतु नंदा देवी के दूतों की पूजा की जाती है। किनके दूतों की पूजा की जाती है? नंदा देवी के दूतों की पूजा इस त्यौहार में की जाती है। अगला त्यौहार है हमारा घी संक्रांति ओल्गिया त्यौहार। यदि घी संक्रांति की बात करें तो इस त्यौहार को भाद्रपद के मध्य में संपूर्ण प्रदेश में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, भाद्रपद के मध्य में संपूर्ण प्रदेश में मनाया जाने वाला यह त्यौहार है, जिसको ओल्गिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दूब घास की पत्तियां घी में डुबोकर शिव जी पर लगाई जाती हैं और इस दिन खाना शुद्ध माना जाता है। और चंद्र शासन काल में जो लोग होते थे इस दिन राजा को भेंट दिया करते थे और यही कॉन्सेप्ट है पूरा इस त्यौहार का। आइए अगला त्यौहार देख लेते हैं। अगला त्यौहार है हमारा खतड़वा। यदि मैं खतवड़ा की बात करूं तो जो खतड़वा त्यौहार है यह अश्विन मास की संक्रांति को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो अश्विन मास है उसकी संक्रांति को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है और यह मुख्य रूप से पशुओं का त्यौहार है, जिसे ग्यो त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो लोग हैं वो चीड़ या अन्य वृक्षों को काट कर गाड़ देते हैं। जो चीड़ के पेड़ होते हैं या दूसरे पेड़ होते हैं उनको काट कर गाड़ देते हैं और उसके आसपास घास फूस का ढेर जमा हो जाता है, जिसे खतड़ुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खतड़ुआ कहा जाता है। अगला त्यौहार है हमारा जागड़ा। जागड़ा त्यौहार से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि यह त्यौहार भाद्रपद के संपूर्ण प्रदेश में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है और यह महासू देवता के स्नान के अवसर पर मनाया जाता है। इससे महासू देवता की पूजा भी होती है। यानी कि इससे महासू देवा की पूजा होती है। अगला है आपका कलाई। यदि कलाई की बात करें तो कलाई श्रावण मास में उत्तराखंड के देहरादून क्षेत्र में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो कलाई है वह श्रावण मास में उत्तराखंड के देहरादून के क्षेत्र में मनाया जाता है और यह जौनसार बाबर क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, धूमधाम से मनाने वाला एक त्यौहार है और जौनसार बाबर क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला है हमारा त्यौहार आठू त्यौहार। आठू त्यौहार की यदि बात करें तो आठू त्यौहार भाद्रपद के संपूर्ण प्रदेश में मनाया जाता है। इसमें चांचती का आयोजन किया जाता है और साथ ही अखंड सौभाग्य की कामना हेतु गोरा महेश्वर की पूजा अर्चना भी इसमें की जाती है। कहा जाता है कि शिव पार्वती या गोरा महेश्वर, आप एक ही के लीजिए, एक ही नाम है, इनकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और ऐसी मान्यता है इस त्यौहार के लिए। आइए बात करते हैं। अगला है हमारा त्यौहार बेंसी त्यौहार। यदि बेंसी त्यौहार की बात करें तो श्रावण एवं पौष का जो माह होता है उसकी शुरुआत में बेंसी त्यौहार को संपूर्ण उत्तराखंड में मनाया जाता है और यह 22 दिनों तक आयोजित किया जाता है और यहाँ पर मेला भी लगता है, शायद तक मेला भी लगता है और मेले का कोई परंतु प्रमाण तो नहीं मिला है। फिर भी बेंसी को देखें तो बेंसी को 22 दिनों तक आयोजित होता है और इस गांव के मंदिरों को सात्विक जीवन बिताते हैं। जो लोग होते हैं वो गांव के मंदिरों में अपना जीवन बिताते हैं 22 दिनों तक। आइए अब ऐसे त्योहारों की बात करते हैं जो सब लोग मनाते हैं, मतलब एक विशेष की बात नहीं करूंगा, जैसे कि एक बड़ा त्यौहार के रूप में आप मान सकते हैं। जैसे कि होली पूरे देश में मनाते हैं, सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश, क्या बल्कि विदेशों में भी होली मनाई जाती है। समूचे राज्य में होली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और शाम होते ही गांव-गांव से होली के गीतों की मधुर संगीत ध्वनियाँ होने लगती हैं। होली की यहाँ पर 2 शैलियाँ प्रचलित हैं। ध्यान रखिएगा, होली की 2 शैली हैं, खड़ी व बैठकी। अब खड़ी और बैठकी किससे संबंधित है तो आपको ज्ञात होना चाहिए, होली से संबंधित है। और खड़ी की यदि हम बात करें, घड़ी नहीं है वो खड़ी है, यहाँ पर मिसप्रिंट है थोड़ा। खड़ी की बात करें तो खड़ी होली की शुरुआत फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी से स्थानीय मंदिर में चीर बंधन के साथ होती है और चीर दहन पूर्णमासी के दिन यह संपन्न हो जाती है। आइए बात करते हैं अगला त्यौहार, जो कि एक बड़ा त्यौहार है, दीपावली। आप सब लोग भली भांति परिचित होंगे दीपावली से।
यदि दीपावली त्यौहार की बात की जाए तो यह जो त्यौहार है यह बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इस अवसर पर घन आंगन की लिपाई पुताई की जाती है। वह एपण डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं? एपण डाले जाते हैं और साथ ही पशुओं को नहलाकर धुलाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। गाय की आरती उतारी जाती है जिसे मीठा भोजन दिया जाता है और रात में उल्लास के साथ छिलुकों की रोशनी जलाकर भैया को खिलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो छिलुके होते हैं उनकी रोशनी को जलाकर भेला को खिलाया जाता है। खिलाया नहीं मतलब खेला, एक मतलब क्रीड़ा की जाती है। यदि संस्कृत में बात करें तो क्रीड़ा बोलते हैं उसको। और संस्कृत भली भांति जानते होंगे, उत्तराखंड की जो प्रमुख भाषा है उनमें से एक प्रमुख भाषा है संस्कृत। आइए बात करते हैं, अगला त्यौहार है फूल संग्रांद या फूल देई। यदि फूल संग्रांद या फूल देई की बात की जाए तो प्रदेश में चैत मास के प्रथम दिन, जो कि हिंदू वर्ष का प्रथम दिन माना जाता है, इसमें फूल संग्रांद या फूल देई या फूल संक्रांति नाम से यह जो त्यौहार है 7 दिन या 5 दिन या महीने भर मनाया जाता है। इसमें जो एक दिन पहले कुंवारे बच्चे टोकरियों में विभिन्न प्रकार के फूलों को चुनते हैं, फिर उनको वहाँ पर जमाते हैं और दूसरे दिन वे मंगल कामना करते गीत गाते हुए घर घर जाकर घर के अंदर व देहरी पर फूल बिखेर देते हैं और बदले में गृह स्वामी से आनंद प्राप्त करते हैं और जंगल में जाकर इस अनाज से जो उनको जो अनाज मिलता है वो जंगल में जाते हैं, फिर वो अनाज से वो हलवा बनाते हैं और हलवा से बनाकर देव पूजा की जाती है, बाद में उनको भोग लगाया जाता है। तो यही त्यौहार है फूल देई त्यौहार। अगला त्यौहार है असत्य पर सत्य की जीत, दशहरा। मतलब दशहरा की यदि बात की जाए तो कुंवार मास की नवरात्रि में 10 दिन तक रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें श्री रामायण के बारे में बताया जाता है, राम जी की जीवनी के बारे में बताया जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन कुछ लोग हरेला बोते हैं और दशहरे के दिन हरेला को काटा जाता है और देवताओं को हरेला चढ़ाकर फिर सिरों के ऊपर रखा जाता है ना, जिसको घट कोपर भी कहा जाता है। कई स्टेट में घट कोपर तो नहीं कहा जाता, माफ़ कीजिएगा, उसको घट चुनरी भी कहा जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश की यदि बात करें, उत्तराखंड में उसको हरेला कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करते हैं गंगा दशहरा की, तो गंगा दशहरा ज्येष्ठ दशमी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो गंगा दशहरा है वह ज्येष्ठ दशमी को मनाया जाता है और इसी दिन ब्राह्मण अपने अपने यजमानों को दशहरा पत्र देते हैं, जिसे दरवाजों और देहरी पर लगाया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा आदि इस अवसर पर दी जाती है गंगा दशहरा पर। ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ध्यान रखिएगा। अगला है संवत्सर प्रतिपदा। यदि संवत्सर प्रतिपदा की यदि बात की जाए तो यह चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन मनाया जाता है और इस दिन हरेला बोया जाता है तथा पंचांग भी सुना जाता है। अगला प्रमुख त्यौहार जो माना जाता है वह है आपका हरेला त्यौहार, जिससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि यह जो त्यौहार होते हैं ये आपके जीवन से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल, आपके जन्मांत से लेकर आपकी मृत्यु के उपरांत तक आप त्योहारों से घिरे हुए हैं, फिर आप चाहे किसी भी धर्म के हों। तो ये जो टॉपिक होता है ना, इसको आप एक अपने जीवन शैली के आधार पर यदि पढ़ेंगे तो आपको अधिक से अधिक वो चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हरेला के बारे में। तो हरेला राज्य का एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है और श्रावण मास के प्रथम दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। हरेले से 10 दिन पहले किसी बर्तन में शुद्ध मिट्टी डालकर धान, मक्का, उड़द, मटर आदि 5, 7 या 9 प्रकार के अनाज बो दिए जाते हैं और हरेले के दिन हरेले को काटकर घर पर ही निर्मित शिव पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की मूर्तियों को सिर पर हरेले के पौधे को चढ़ाया जाता है और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अब इसे पौधारोपण के रूप में मनाए जाने पर भी बल दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग पौधारोपण करें और प्रकृति को एक नया रूप प्रदान करें। अगला है भाई बहनों का त्यौहार, जिसको कहा जाता है रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र बंधन। बात करते हैं रक्षाबंधन के त्यौहार की या राखी के त्यौहार की बात की जाए तो भली भांति आप लोग इससे परिचित होंगे कि श्रावण पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण अपने यजमानों से यज्ञोपवीति तथा रक्षा देते हैं। यजमान ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं। इसे गांव में जन्मों पुण्य भी कहा जाता है और इसी दिन बहन द्वारा भाई को रक्षा सूत्र भी बांधा जाता है। आइए बात करते हैं, ये थे कुछ त्यौहार जो कि हमने देखे, उत्तराखंड के कुछ त्यौहार। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख मेले। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कला संस्कृति से संबंधित है, आप पूछ सकते हैं कुछ भी। मेले की आज बात करेंगे हम। तो उत्तराखंड में जो मेले होते हैं इनको सामान्य रूप से कोथिंग या कोथिक कहा जाता है और यह शब्द संभवतः कौतुक है, जो कि खेल तमाशा का अपभ्रंश माना जाता है। खेल तमाशा का अपभ्रंश माना जाता है कौतुक, उससे लिया गया है। और मेलों की परंपरा प्रियजनों को परस्पर मिलाने, आस्था से जुड़े मनोभावों को मुखरित करने और उनका सामाजिक महत्व को सिद्ध करने का एक प्रमुख माध्यम माना जाता है। वह माध्यम माना जाता है आपका मेला। आइए शुरू करते हैं पहला मेला, चेती या बाला सुंदरी का मेला।
चेती या बालासुंदरी के मेले की बात की जाए तो राज्य में ऊधम सिंह नगर के काशीपुर के पास कुंडेश्वरी देवी के मंदिर में प्रतिवर्ष नवरात्रि में चेती का मेला लगता है। कहाँ लगता है? कुंडेश्वरी देवी के मंदिर में नवरात्रि के समय चेती का मेला लगता है, जो 10 दिन तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? 10 दिनों तक चलता है। बाला सुंदरी देवी का राज्य में कुमाऊं के चंद्र राजाओं की कुलदेवी माना जाता है और सुंदरी देवी, जो सुंदरी देवी हैं, उनको अष्टमी के दिन पालकी में बैठाया जाता है और मेले के स्थल पर ले जाया जाता है। इसके पश्चात देवी की स्वर्ण मूर्ति को मंदिर में स्थापित भी किया जाता है और बोक्सा जनजाति के जो लोग हैं वो मेले में बढ़ चढ़कर भाग भी लेते हैं। दानकी के जो बोक्सा जनजाति के लोग हैं वो इस मेले में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो जो चेती का मेला है, बाला सुंदरी का मेला, आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए अगले मेले की बात करते हैं। अगला मेला है आपका माघ का मेला या बाड़ा हाथ का जो थोला है। यह मेला राज्य के उत्तर काशी में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और यह डोली के साथ मनाया जाता है, जिसको माघ का मेला कहा जाता है। अगला मेला है उत्तरायणी का मेला। यदि उत्तरायणी के मेले की बात की जाए तो जो उत्तरायणी का मेला है, यह मेला प्रत्येक 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरकाशी, बागेश्वर आदि स्थानों में मनाया जाता है, जिसको उत्तरायणी का मेला कहा जाता है। बागेश्वर में इसी मेले में सन 1921 से कुली बेगार प्रथा का अंत बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में किया था। अब कुली बेगार प्रथा क्या थी, इसके बारे में आपको मैं वीडियो क्रमांक 2, 3, 4 में बता चुका हूँ। थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। तो कुली बेगार प्रथा में क्या होता था कि बिना बेगारी से उनसे काम करवाया जाता था। मतलब उनको काम के बदले ना कुछ दिया जाता था, बल्कि उनका शोषण किया जाता था। एक धर्म विशेष जाति को एक अधिक रूप से शोषण किया जाता था। यही थी कुली बेगार प्रथा। और इसको रोकने के लिए जो बद्रीदत्त पांडे थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा इसको रोकने के लिए प्रयास किया था और वे सफल भी हुए थे। और उसी के आधार पर यह मेला भी आयोजित किया जाता है। और इस मेले में कुमाऊं क्षेत्र के शिल्पकार के अतिरिक्त नेपाल, तिब्बत के व्यापारी भी इस मेले में आते हैं। और इस मेले में घुघतिया ब्यार के नाम से भी जाना जाता है। दानकीय इस मेले को घुघतिया ब्यार के नाम से भी जाना जाता है। और महात्मा गांधी सन 1929 में इस मेले में आए थे। उन्होंने स्वराज मंदिर भूमि का शिलान्यास भी उत्तरायणी मेले में किया था। तो आप समझ सकते हैं हिस्टोरिकल मेला है, याद रखिएगा इसको। अगला मेला है हमारा लोसर मेला। लोसर मेले का आयोजन प्रतिवर्ष बसंत के आगमन एवं बौद्ध पंचांग के अनुसार जाड़ भोटिया समुदाय द्वारा किया जाता है। और इसका आयोजन उत्तरकाशी के डूंडा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? उत्तरकाशी के डूंडा में लोसर मेले का आयोजन किया जाता है। अगला मेला है हमारा पूर्णागिरि का मेला। यदि पूर्णागिरि मेले की यदि बात की जाए तो यह चंपावत के टनकपुर से 20 किलोमीटर दूर पूर्णागिरि शक्तिपीठ काली नदी के किनारे ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। और यह मेला वर्ष में 2 बार नवरात्रों में आयोजित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पूर्णागिरि मेला कहा जाता है। कहाँ पर है? 20 किलोमीटर दूर पूर्णागिरि शक्तिपीठ पर यह मेला मनाया जाता है। अगला मेला है आपका दूनागिरी का मेला। यदि हम दूनागिरी के मेले की बात करें तो दूनागिरी का मेला रानीखेत में 52 किलोमीटर दूर स्थित दुर्गा मंदिर के नवरात्रों के अवसर पर लगता है, जिसे दूनागिरी के मेले के नाम से जाना जाता है। अगला मेला है झंडा मेला। सारे मेले पढ़ डालेंगे हम, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जो झंडा मेले की यदि बात की जाए तो झंडा मेला प्रतिवर्ष देहरादून में होली के 5वें दिन गुरु रामराय के जन्मदिन पे, जो कि 1699 में इनका जन्म हुआ था, 5 दिनों तक लगता है झंडा मेला। और 1699 ईस्वी की यदि बात की जाए तो इसी दिन गुरु राम राय देहरादून आए थे 1699 के बाद, और उनके आगमन पर यह उत्सव मनाया गया था। और इस मेले में ध्वज दंड की पूजा की जाती है और शहर में एक बड़ा रूप से झंडा मेला या ध्वज दंड के रूप में एक जुलूस निकाला जाता है। अगला मेला है हमारा पिरान कलियर मेला। पिरान कलियर मेले की यदि बात करें तो उर्स का मेला या पिरान कलियर मेला का आयोजन प्रतिवर्ष अगस्त माह में कलियर नामक गांव में मनाया जाता है। सूफी हजरत अलाउद्दीन अली अहमद इमामुद्दीन तथा किलकिली साहब का मज़ार इसी गांव में स्थित है। यह मार्च अप्रैल में आप बोल सकते हैं कि साबिर का उर्स मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, साबिर का उर्स। तो साबिर के उर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसको पिरान कलियर मेले से संबंधित है। आइए अगला मेला देख लेते हैं। अगला मेला है आपका थल मेला। यदि थल मेला की बात की जाए तो थल मेला पिथौरागढ़ के बालेश्वर थल मंदिर में प्रतिवर्ष बैसाखी को यहाँ मनाया जाता है। यहाँ 13 अप्रैल 1940 के बैसाखी के अवसर पर
दिवस मनाए जाने के पश्चात इस मेले की शुरुआत हुई थी। नारंगी जो थल मेला है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उससे संबंधित मेला है, हिस्टोरिकल मेला है, इसको भी देख लीजिएगा। अगला मेला है हमारा हरियाली पूड़ा मेला। यदि हरियाली पूड़ा मेला की यदि बात की जाए तो हरियाली पूड़ा मेला चैत्र अप्रैल महीने के दिन चमोली के नोटी गांव में लगता है। यह मेला अप्रैल महीने के पहले दिन चमोली के नोटी गांव में लगता है, हरियाली पूड़ा मेला। अगला मेला है चंद्रबदनी मेला। यदि चंद्रबदनी मेले की बात की जाए तो यह मेला टिहरी के चंद्रबदनी मंदिर में प्रतिवर्ष 1 अप्रैल में लगता है और अप्रैल माह में लगता है चंद्रबदनी का मेला। यह मंदिर गढ़वाल के प्रसिद्ध 4 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, चंद्रबदनी का मेला। अगला मेला है स्यालदे बिखोती का मेला। यदि स्यालदे बिखोती मेले की यदि बात की जाए तो स्यालदे बिखोती का मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष अल्मोड़ा के द्वारहाट में वैशाख मई महीने के सबसे पहले दिन पहली रात को बिखोती तथा स्यालदे होता है और इस मेले का आरंभ कत्यूरी शासनकाल से माना जाता है, स्यालदे बिखोती का मेला। अगला मेला है मोड़ मेला। यदि मोड़ मेले की यदि बात की जाए तो मोड़ मेला प्रदेश के जोनसार क्षेत्र में लगने वाला एक ऐतिहासिक मेला है। इसकी शुरुआत 1866 में टिहरी नरेश ने की थी। यह सामूहिक रूप से मछली पकड़ने का सबसे बड़ा मेला है, जो कि मेले में जौनपुर जोनसार की संस्कृति झलक के साथ देखने को आपको मिल जाएगी। यहाँ प्राकृतिक जड़ी बूटी टिमारू के पौधों की खाल निकालकर इसे धूप से सुखाते हैं और उसको फिर घराट में पीसा जाता है और इस पाउडर को नदी में डालते ही जो नदियाँ हैं वो बेहोश हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। और यही मेला है आपका मोड़ मेला, जो कि मछली पकड़ने के लिए संबंधित है और मछली पकड़ाई जाती है इस दिन, ध्यान रखिएगा, मोड़ मेले में। अगला मेला है सोमनाथ मेला। यदि सोमनाथ मेले की यदि बात की जाए तो सोमनाथ मेला रानीखेत अल्मोड़ा के समीप वैशाख महीने के अंतिम रविवार को लगता है। इसमें पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। अगला मेला है हमारा बिस्सू मेला। यदि बिस्सू मेले की बात करें तो बिस्सू मेला प्रतिवर्ष उत्तरकाशी में लगता है और धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध विषुवत संक्रांति, जो कि वैशाख का प्रथम दिन माना जाता है, इस दिन के लगने के कारण इसे बिस्सू मेला कहा जाता है और यह मेला धनुष बाण के रोमांचक युद्ध के लिए एक प्रसिद्ध मेला में के रूप में माना जाता है। अगला मेला है हमारा पौराणिक तिमुड़ा मेला। यदि पौराणिक तिमुड़ा मेले की यदि बात की जाए तो इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष बद्रीनाथ के कपाट जोशी मठ के खुलने के पूर्व शनिवार को होता है। ध्यान रखिएगा, जो मेले का आयोजन है वो बद्रीनाथ के कपाट जोशी मठ में खुलते हैं, उसके पूर्व शनिवार को पौराणिक तिमुड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। अगला मेला है हमारा भद्रराज देवते का मेला। ध्यान रखिएगा, भद्रराज देवता की यदि बात की जाए तो यह मेला मसूरी देहरादून से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भाद्रराज मंदिर पर मई महीने में लगने वाला यह मेला है, भद्रराज देवता मेला के नाम से जाना जाता है। अगला मेला है हमारा बग्वाल मेला। यदि बग्वाल मेले की यदि बात की जाए तो बग्वाल मेला आषाढ़ी कौथिक मेला, यह मेला प्रत्येक वर्ष श्रावण अगस्त महीने में देवीधुरा में वराही देवी मंदिर में रक्षाबंधन के अवसर पर लगाया जाता है और इस मेले को देवीधुरा मेला भी कहा जाता है, जो कि राज्य के चंपावत जिले में स्थित है। इसमें दो समूह के बीच पत्थर से युद्ध 2013 से फूल व फल से होता है। पहले पत्थर से होता था, परंतु वर्तमान में अब उसको पत्थर की जगह फूल और फल चढ़ा दिए गए, मतलब चेंज कर दिए गए हैं, जिससे लोगों को हानि ना हो। और इस युद्ध में चमियाल, वालिक, गढ़वाल तथा लमगढ़िया खामों के लोग भी भाग लेते हैं, जो कि है आपका बग्वाल मेला। अगला मेला है मानेश्वर मेला। यदि मानेश्वर मेले की यदि बात की जाए तो मानेश्वर मेला श्रावण अगस्त महीने में हरेला पर्व के अवसर पर चंपावत के मानेश्वर नामक चमत्कारी शिला के समीप लगता है और यह मान्यता की है कि इस पत्थर के पूजन से जो पशु हैं वे स्वस्थ रहते हैं, इसलिए मानेश्वर मेला को मनाया जाता है। अगला मेला है आपका नुड़ाई मेला। यदि नुड़ाई मेले की यदि बात की जाए तो नुड़ाई मेला देहरादून के जोनसार क्षेत्र में श्रावण अगस्त महीने में लगता है और इस मेले को जंगलों में भेड़ बकरियों को पालने वाले के नाम से मनाया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो जंगल में भेड़ बकरियां पालते हैं उनके नाम से मनाने जाने वाला यह मेला है, जिसका नाम है आपका नुड़ाई मेला। अगला मेला है टपकेश्वर मेला। आपने सुना होगा टपकेश्वर महादेव मंदिर, हमने इसके पूर्व के वीडियो में देखा था, पर्यटक और धाम वाले वीडियो में। टपकेश्वर मेले की यदि बात करें तो जो मेला है यह देवधारा देहरादून क्षेत्र के समीप टपकेश्वर मंदिर में शिवरात्रि के समय लगता है, जहाँ पर जो शिवलिंग है उसके ऊपर बूंद बूंद पानी ऑटोमेटिक गिर रहा है, जो कि टपक
जो बूंद होती है उसके नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए इस मंदिर का नाम भी टपकेश्वर है। और यहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि को एक बड़ा मेला लगता है। अगला मेला है आपका नंदा देवी मेला। यदि नंदा देवी मेले की बात की जाए तो नंदा देवी मेला हिमालय पुत्री नंदा देवी की पूजा अर्चना हेतु सितंबर शुक्ल पक्ष की पंचमी से शुरू होता है और कुमाऊं के राजा कल्याण चंद्र के शासनकाल में 16वीं शताब्दी में नंदा देवी मेले की शुरुआत की गई थी। यह प्राय रूप से कुमाऊं गढ़वाल मंडलों में अनेक स्थानों पर, मुख्य रूप से अल्मोड़ा के नंदा देवी परिसर में आयोजित किए जाने वाला एक मेला है। अगला मेला है आपका लखवाड़ मेला। यदि लखवाड़ मेले की बात की जाए तो लखवाड़ मेला मसूरी से 78 किलोमीटर की दूर पर जनजातीय मेला माना जाता है और चक्राती क्षेत्र के अगस्त सितंबर अक्टूबर में लगने वाला यह मेला है लखवाड़ मेला। अगला मेला है हमारा बग्वाली पोखर मेला। यदि बग्वाली पोखर मेला की बात की जाए तो यह मेला भगवानी पोखर अल्मोड़ा में सरकार की सहायता से 8 दिन तक अश्विन सितंबर अक्टूबर महीने में लगने वाला एक मेला है। अगला मेला है, बिल्कुल छोटे छोटे मेले बचे हैं, गणनाथ का मेला। यदि गणनाथ के मेले की बात की जाए तो गणनाथ का मेले का आयोजन अल्मोड़ा के गणनाथ में कार्तिक अक्टूबर नवंबर पूर्णिमा को मनाने वाला एक मेला है, जिसे गणनाथ का मेला कहा जाता है। अगला मेला है बिनाथेश्वर का मेला। यदि बिनाथेश्वर मेले की बात की जाए तो यह प्रतिवर्ष कार्तिक अक्टूबर नवंबर मंदिर में अल्मोड़ा में आयोजित किया जाता है और यह मेला 1 महीने तक लगता है। इस अवसर पर महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रात भर घी का दीपक जलाती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। बिनाथेश्वर मेला। अगला मेला है लड़ीधुरा मेला। यदि लड़ीधुरा मेला की बात की जाए तो लड़ीधुरा मेला चंपावत के 12 कोट पंपदा के देवी मंदिर में कार्तिक अक्टूबर नवंबर पूर्णिमा को लगने वाला एक मेला है, जिसे लड़ीधुरा मेला के नाम से भी जाना जाता है। अगला मेला है आपका जोलजीवी मेला। यदि जोलजीवी मेले की चर्चा की जाए तो जोलजीवी मेला 14 से प्रतिवर्ष हर साल मनाए जाने वाला 14 से 19 नवंबर तक काली व गौरी नदी के संगम पर मनाया जाने वाला एक मेला है, जो कि काली व गौरी नदी के संगम पर मनाते हैं। और इस मेले का प्रारंभ 1914 में मार्गशीर्ष नवंबर संक्रांति को हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1914 में मार्गशीर्ष नवंबर संक्रांति को इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला मेला है आपका रणभूत मेला। यदि रणभूत मेले की बात की जाए तो रणभूत मेला प्रतिवर्ष कार्तिक नवंबर माह में टिहरी के नेमचामी पट्टी के समीप विभिन्न युद्ध में मरे हुए लोगों की याद में भूत नृत्य, जो मर चुके हैं, उन लोगों जो युद्ध के रूप में शहीद हो चुके, माफ़ कीजिएगा, उन युद्ध में जो शहीद हो गए थे, उन लोगों के लिए यह मेला लगता है। और कहा जाता है कि यहाँ पर अनेक अलग प्रकार की मान्यताएं हैं, उनको मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि वह एक पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं है, छोड़ते हैं इसको। अगला है हमारा बैकुंठ चतुर्दशी मेला। बैकुंठ चतुर्दशी मेले की यदि बात की जाए तो यह मेला प्रतिवर्ष बैकुंठ चतुर्दशी, जो कि नवंबर में आता है, के दिन श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर पौड़ी पर लगता है और मंदिर में संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी रात भर हाथ में दीपक रखकर पूजा अर्चना भी करते हैं और मानते हैं कि यहाँ पर पूजा करने से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। अगला है हमारा कुंभ मेला। यदि कुंभ मेले की बात की जाए तो कुंभ मेला प्रत्येक 2 वर्षों में हरिद्वार में गंगा के किनारे कुंभ में गुरु के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि होने पर लगता है और यह मेला मकर संक्रांति से गंगा दशहरा तक चलता है, जो कि अगला कुंभ मेला 2020 में आयोजित किया जाएगा। और चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार महाराजा हर्षवर्धन ने भी कुंभ महोत्सव पर हर की पौड़ी हरिद्वार पर यज्ञ स्नान किया है और साथ ही वेनसांग ने इस मेले को मोक्ष पर्व की संज्ञा भी दी है। ध्यान रखिएगा, यह मेला प्रत्येक 12 वर्षों में मनाया जाता है। जो कुंभ मेला है ना, 2 वर्षों में नहीं मनाया जाता है, ये 12 वर्षों में मनाया जाने वाला एक कुंभ का मेला है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है 2020 भी और ये 12 भी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जो कुंभ का मेला होता है, सिंहस्थ का मेला होता है, प्रत्येक 12 वर्षों में मनाया जाने वाला एक मेला है, जिसे आप महाकुंभ के नाम से जानते होंगे, सिंहस्थ के नाम से जानते होंगे। अगला कुंभ मेला कब लगेगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो कुंभ मेले की यदि हम बात कर रहे हैं तो जो कुंभ मेला है वो ध्यान रखिएगा प्रत्येक 12 वर्षों में लगता है और बहुत बड़े स्तर पर लगता है। अभी थोड़े दिन पहले ही लगा था, उत्तर प्रदेश में लगा था, अब हमारे उत्तराखंड में लगने वाला है। अगला मेला है आपका अर्धकुंभ मेला। अर्धकुंभ मतलब वही
हाफ 12/6 मतलब 12 वर्षों में जो होता है, अब वो 6 वर्षों में लगता है, जिसको अर्धकुंभ मेला कहते हैं। हरिद्वार में प्रत्येक कुंभ के छठे वर्ष अर्धकुंभ मेला लगता है और इस मेले का कोई शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है, परंतु परंपरा के अनुसार यहाँ मेला हरिद्वार और इलाहाबाद में लगता है। अगले अर्धकुंभ मेले का आयोजन 2028 में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2028 में किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अर्धकुंभ मेला लगेगा, हर 6 साल के बाद लगता है, 2028 में अब लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके पहले भी एक बार होना चाहिए, एक बार पहले भी वो लगेगा, ध्यान रखिएगा, 2028 के पहले भी एक बार यह मेला जरूर लगेगा। चलिए छोड़ते हैं इस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के प्रमुख उत्सव और महोत्सव का विवरण। उत्तराखंड के प्रमुख उत्सव और महोत्सव की यदि बात की जाए तो उनमें कौन कौन से उत्सव हैं, कौन कौन से महोत्सव हैं, उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा बद्री केदार उत्सव। यदि बद्री केदार उत्सव की यदि बात की जाए तो बद्री केदार उत्सव हरिद्वार के अगस्त मुनि तथा बद्रीनाथ में प्रति वर्ष 2 से 24 जून राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बद्री केदार जो उत्सव है वह बद्रीनाथ में प्रतिवर्ष 2 से 24 जून तक राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाला एक उत्सव है। अगला उत्सव है हमारा सूरकंडा उत्सव। यदि सूरकंडा उत्सव की यदि बात की जाए तो सूरकंडा उत्सव टिहरी के सूरकंडा देवी के मंदिर में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। अगला उत्सव है आपका ग्रीष्मोत्सव। यदि हम ग्रीष्मोत्सव की यदि बात करें तो यह राज्य की आर्थिक वृद्धि हेतु अल्मोड़ा में राज्य के संस्कृति उनके पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाला एक उत्सव है। अगला उत्सव है हिल यात्रा उत्सव। यदि हिल यात्रा उत्सव की यदि बात की जाए तो यह उत्सव पश्चिम नेपाल की दून पिथौरागढ़ के सोर घाटी में वर्षा ऋतु के समय किसानों द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है, जिसे कहते हैं हिल यात्रा उत्सव। अगला उत्सव है हमारा गेंदी का खकोटी उत्सव। यह उत्सव बसंत पंचमी से वैशाख से पौड़ी जिले तक मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह उत्सव बसंत पंचमी से वैशाखी तक पौड़ी जिले में मनाया जाता है और इस अवसर पर लोग ढोल दमाओं पर चौफल और धुमेलो नृत्य करते हैं और उत्सव के अंतिम दिन घर घर जाकर पारंपरिक गीत भी गाए जाते हैं। अगला महोत्सव है हमारा कंडाली महोत्सव। यदि कंडाली महोत्सव की बात करें तो कंडाली महोत्सव पिथौरागढ़ के भोटिया लोग द्वारा प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात मनाया जाने वाला एक महोत्सव है। अगला महोत्सव है हमारा अजंदी उत्सव। यदि अजंदी उत्सव की यदि बात करें तो अजंदी उत्सव दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में मक्खन एवं दही की होली के रूप में प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, जिसे अजंदी उत्सव कहा जाता है। अगला उत्सव है उमाकर्ण महोत्सव। यदि उमाकर्ण महोत्सव की यदि बात की जाए तो यह महोत्सव उत्सव चमोली के कर्णप्रयाग वैशाखी धारवी में आयोजित किया जाता है। अगला मेला है हमारा या उत्सव है शहीद उधम सिंह स्मृति के रूप में मनाया जाता है, जो कि उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में दिसंबर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। एक उत्सव कह लीजिए या मेला कह लीजिए, एक ही बात है। अगला इम्पोर्टेंट उत्सव है, इसका एम पे लगाइएगा, रम्माण उत्सव। यदि रम्माण उत्सव की यदि बात की जाए तो रम्माण उत्सव प्रत्येक वर्ष वैशाख महीने में रम्माण अर्थात रामायण उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ डुंगरा आदि गांवों में किया जाता है, जिसे यूनेस्को द्वारा 2 अक्टूबर 2009 को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। इसमें लकड़ी के मुखौटे लगाकर रामायण पर आधारित लोकनाट्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला महोत्सव है हमारा गोलज्जू महोत्सव। यदि गोलज्जू महोत्सव की यदि बात करें तो गोलज्जू महोत्सव अल्मोड़ा के चितई में प्रतिवर्ष फरवरी महीने में मनाया जाता है। अगला महोत्सव है मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव। यह उत्सव पौड़ी जिले के प्रतिवर्ष मई महीने में आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है। इसी के साथ साथ अगला महोत्सव है छोलिया नृत्य महोत्सव। यदि छोलिया नृत्य महोत्सव की यदि बात की जाए तो यह उत्सव पिथौरागढ़ में प्रतिवर्ष मई महीने में मनाया जाता है। इसी के साथ साथ अगला महोत्सव है हमारा नौथा कोथिक उत्सव। यदि नौथा कोथिक उत्सव की यदि बात करें तो यहाँ वैशाख के 5वें सोमवार या ज्येष्ठ के पहले सोमवार को आयोजित किया जाता है और प्राचीन समय में इस उत्सव में 2 गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थरों की वर्षा करते थे। वर्तमान में ढोल नगाड़ों के साथ केवल प्रतीकात्मक पत्थरों की वर्षा की जाती है और चमोली के आदि बद्री धाम में इस कोथिक को हिमालय उत्सव के नाम से मनाया जाता है। अगला उत्सव है हमारा गबलादेव पूजा उत्सव। यदि गबलादेव पूजा उत्सव की यदि बात की जाए तो यह पिथौरागढ़ के चौदास दरमा व्यास घाटी में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक उत्सव है। अगला उत्सव है हमारा सालम रंग महोत्सव।
यदि सालम रंग महोत्सव की बात करें तो यह उत्सव अल्मोड़ा में प्रतिवर्ष जुलाई माह में मनाया जाता है। एक एक लाइन के महोत्सव हैं, इनको देख लेते हैं स्पीड में। अगला महोत्सव है दीप महोत्सव। तो दीप महोत्सव चंपावत के खेती खान में दीपावली के अवसर पर मनाया जाता है। कोट महोत्सव, ये उत्सव पौड़ी की कोट में 3 दिनों तक प्रतिवर्ष दिसंबर में आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है, जिसे कोट महोत्सव के नाम से जाना जाता है। अगला महोत्सव है हमारा गगवाड़ सियु महोत्सव। यदि गगड़ावस्यु महोत्सव की यदि बात करें तो यह उत्सव पौड़ी जिले में प्रतिवर्ष नवंबर में आयोजित किया जाता है। अगेदार महोत्सव अगला महोत्सव जो कि कालिदास से संबंधित है, कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग में मनाया जाता है। संस्कृत के जो विद्वान हैं का जो संगम है कालिदास महोत्सव, यह प्रत्येक वर्ष 15 से 17 जून तक मनाया जाता है। अगला है गंगवाली महोत्सव। यदि गंगावली महोत्सव की यदि बात करें तो यह महोत्सव पिथौरागढ़ में सरयू व रामगंगा के बीच प्रतिवर्ष जून में आयोजित किया जाता है। अगला महोत्सव है हमारा कनाली छीना महोत्सव। कनाली छीना महोत्सव की यदि बात करें तो यह उत्सव पिथौरागढ़ में प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में आयोजित किया जाता है। अगला महोत्सव है महेशानी महोत्सव। यदि महेशानी महोत्सव की यदि बात करें तो यह महोत्सव प्रतिवर्ष झूला घाट में भारत व नेपाल की संस्कृतियों की प्रस्तुति में दिसंबर में आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है। अगला महोत्सव है रवाई शारदोत्सव विकास मेला, जो कि उत्तरकाशी के बड़कोट में प्रतिवर्ष मतलब हर साल 5 दिनों के लिए दिसंबर में आयोजित किया जाने वाला एक मेला है। और अंतिम मेला है हमारा दारमा घाटी मेला, जो कि पर्व यह रंग संस्कृति के लिए माना जाने वाला एक पर्व है। तो ये तो हो गए हमारे कुछ उत्सव और कुछ मेले। आइए बात करते हैं राज्य की प्रमुख यात्रा या यात्रा के बारे में। एक ही बात होती है, यात्रा कहते हैं वैसे उसको। यात्राओं की यदि बात करें तो पहला है आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो कि बहुत बड़ी यात्रा है। दूर दूर से कई भक्त श्रद्धालु आते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा में भाग लेते हैं। और इसके लिए अब सरकार ने BOD के साथ मिलकर रोड का निर्माण भी कर दिया है। करंट को जोड़ लीजिएगा इसमें आप। तो कैलाश मानसरोवर यदि यात्रा की यदि बात करें तो यहाँ प्रतिवर्ष जून से प्रथम सप्ताह में सितंबर में अंतिम सप्ताह तक चलती है। इसमें धारचूला पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रों से होकर धारचूला से 160 किलोमीटर पैदल तक तय करनी होती है और फिर आप कैलाश मानसरोवर यात्रा कंप्लीट कर पाते हैं। अगली है हमारी नंदा देवी राज जात यात्रा, जिसको बड़ी यात्रा के नाम से जाना जाता है, जो कि हिमालय के महाकुंभ के नाम से प्रसिद्ध यह यात्रा है। और यह यात्रा 8वीं सदी में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 8वीं सदी में शुरू हुई थी। और नंदा देवी राज जात यात्रा में चांदपुर गढ़ी के कुंवरों का विशेष योगदान माना जाता है। इसी के साथ साथ नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर चमोली के कांसुआ गांव से हेमकुंज तक 19 से 20 दिनों तक आयोजित होता है। और नंदा देवी राजजात यात्रा की कांसुआ गांव से हेमकुंज तक की दूरी लगभग 280 किलोमीटर है। कितनी है? 280 किलोमीटर है। नंदा देवी राजजात पार्वती जी का विदाई स्थल है। और नंदा जी विदाई यात्रा में 4 सिंग वाला मेढ़ा बकरा आगे आगे चलता है। और राज्य में 2012 की नंदा राजजात यात्रा वर्ष 2000 के पश्चात 14वें वर्ष 18 अगस्त से 16 सितंबर 2014 तक हुई। और गढ़वाल और कुमाऊं संस्कृति की एकता की प्रतीक मानी जाती है यह यात्रा। अगली यात्रा है नल्लोक जात यात्रा। यदि इस यात्रा की बात करें तो इसे छोटी नंदा राजजात यात्रा प्रतिवर्ष चमोली के क्रूड़ से बेदनी कुंड तक होती है, जिसे छोटी नंदा राजजात यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। अगली यात्रा है आपकी हिल यात्रा। हिल यात्रा की यदि बात करें तो हिल यात्रा है आपकी पिथौरागढ़ के सोरो घाटी में मनाया जाने वाला प्रमुख रूप से कृषकों तथा पशुपालकों का एक उत्सव है। और यह केंद्रीय पाथ लिखिया भूत से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और हिल यात्रा इसी से संबंधित है। अगला है हमारा दय बोरा यात्रा। यदि दय बोरा यात्रा की यदि बात की जाए तो दय बोरा यात्रा 1.5 वर्षों तक पिथौरागढ़ में मनाई जाने वाली है यात्रा। ग्रामवासी पूरी तरह नंगे पांव मंदिर तीर्थों की परिक्रमा करते हैं। और अगली यात्रा की ओर चलते हैं। अगली यात्रा है हमारी पंवाली कांठा केदार यात्रा। यदि पंवाली कांठा केदार यात्रा की यदि बात की जाए तो यह अगस्त सितंबर में टिहरी गढ़वाल के पंवाली कांठा से गौरीकुंज के रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक 29 किलोमीटर पैदल यात्रा होती है। कितने किलोमीटर होती है? 29 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। आइए अगली यात्रा की बात करते हैं, वारुणी पंचकोशरी यात्रा। यदि वारुणी पंचकोशी यात्रा की यदि बात की जाए तो इस यात्रा का प्रारंभ उत्तरकाशी से चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से होता है। और यह यात्रा लगभग 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा होती है। अगली यात्रा है हमारी
गुरु मणिकनाथ जात यात्रा। यदि गुरु मणिकनाथ जात यात्रा की यदि बात की जाए तो इस यात्रा का आयोजन टिहरी में प्रत्येक वर्ष 5 दिनों तक किया जाता है। कब तक किया जाता है? 5 दिनों तक किया जाता है। अगली यात्रा है हमारी सहस्त्रताल महाश्र यात्रा। यदि सहस्त्रताल महाश्र यात्रा की यदि बात की जाए तो यह यात्रा भाद्रपद महीने में टिहरी से शुरू होती है और बड़ाकेदार से मनहान श्रताल गुत्ते से होते हुए उत्तरकाशी के सहस्त्राल तक जाने वाली यह एक यात्रा है। इसी के साथ साथ अगली यात्रा है हमारी अस्कोट अराकोट यात्रा। इसका नाम जरूर सुना होगा। अस्कोट अराकोट यात्रा नैनीताल की पहाड़ संस्था द्वारा सन 1974 से प्रति 10 वर्षों में गांव को समझने, उनको आकलन करने के लिए 1150 किलोमीटर की एक पैदल यात्रा होती है, अस्कोट अराकोट यात्रा। अगला धाम है पांचवा धाम खतलिंग रुद्र देवी यात्रा के नाम से जाना जाता है, जो कि सितंबर महीने में टिहरी के ऊपरी क्षेत्रों में आयोजित की जाने वाली एक यात्रा है। अगली यात्रा है हमारी केदारनाथ यात्रा। केदारनाथ यात्रा रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड से शुरू होती है, जो कि रामबाड़ा होकर केदारनाथ मंदिर पर समाप्त होती है और यह यात्रा के दौरान मंदिर के मई में कपाट खुलने से शुरू होती है और नवंबर तक जब तक कपाट बंद नहीं हो जाते तब तक यह जारी ही रहती है। बाकी के समय मंदिर बंद रहता है। तो ये थी कुछ यात्राएं, कुछ हमने देख लिए उत्सव, कुछ देख लिए हमने मेले। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड की वेशभूषा। पहले हम देखेंगे गढ़वाल क्षेत्र और इधर देखेंगे कुमाऊं क्षेत्र और ये हमारे कुल प्रमुख परिधान। तो शुरू करते हैं। पुरुषों के परिधान की बात करें तो ध्यान रखिएगा, एक है आपका गढ़वाल, यह है आपका गढ़वाल और यह है आपका कुमाऊं। ठीक है, बार बार नहीं बताना पड़े। पुरुष के परिधान की यदि बात करें तो धोती, चूड़ीदार पजामा, कुर्ता, मिर्जई, सफ़ेद टोपी, बास्कट जिसको मोरी नाम से आता है, गुलबंद, अचकन या पगड़ी, यह गढ़वाल क्षेत्र की आप बोल सकते हैं कि आपके परिधान हैं। यदि कुमाऊं क्षेत्र के परिधान की बात करें पुरुषों के लिए तो धोती, पजामा, सुराव, कोट, कुर्ता, भोदू, कमीज, मिजाई या टांक आपका देखने को मिल जाएगा। महिला प्रधानों की यदि बात करें तो आंगड़ी, गाती, धोती और पिछोड़ा। ये तो और इधर कुमाऊं क्षेत्र में घाघरी, आंगड़ी, धोती और पिछोड़ा सेम का सेम आप कह सकते हैं। और बच्चों के परिधान की बात करें तो बच्चों के परिधान में झुगली, घाघरा, कोट, चूड़ीदार पजामा, संतरात और इधर झुगली, लंबी फ्रॉक, झगुल, कोट, संतरात और स्लैक्स जो होती है यह बच्चों के परिधान के रूप में आते हैं। यह गढ़वाल क्षेत्र की और यह हो गई आपकी कुमाऊं क्षेत्र की। आइए अब बात करते हैं उत्तराखंड के लोगों द्वारा पहने जाने वाले प्रमुख आभूषणों की। गोल्ड है तो हम गोल्ड कलर से ही पढ़ेंगे, बिल्कुल। तो गोल्ड कलर से शुरू करते हैं सिर के आभूषण से। सिर के आभूषण की बात करें तो शीश फूल बंदी बांदी, शीश फूल बंदी बांदी, सुहाग, बिंदी सौभाग्य का प्रतीक जो माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे सब सोना चांदी के बनते हैं जिनको सिर के ऊपर पहना जाता है। नाक के आभूषणों की बात करें तो फूली जो कि कुंवारी स्त्रियों द्वारा पहनी जाती है, यह सोने की बनी होती है। नाथुली होती है, जो विवाहित स्त्रियां होती हैं वो नाक में नथुनी पहनती हैं, यह भी सोने की बनी होती है। और बुलाक या फुल्ली जो विवाहित होती हैं यह भी सोने की पहन सकती हैं। अब नॉर्मल सी बात है, पुरुष तो पहनेंगे नहीं, महिला के ही होंगे। कान के आभूषणों की बात करें तो कान के आभूषण में मुरखली, मुरखी, मुंदड़ा, मुनार ये सोना चांदी के बने होते हैं। बुजनी, कुंडल, कर्णफूल कानों के किनारों पर पहने जाते हैं। ये जो कान होते हैं ना, इनके किनारों पर ऐसे ऐसे पहने जाते हैं, वे होते हैं। इसी के साथ साथ तग्याल, तगल्प ये कुमाऊं में प्रचलित है, यह भी सोना से बना हुआ होता है। ये थे कान के आभूषण। आइए बात करते हैं गले के आभूषण। गले के आभूषणों की बात करें तो चंद्रहार जो कि विवाहित स्त्रियों द्वारा पहना जाता है, सोने का बना होता है। लॉकेट जो कि विवाहित स्त्रियों द्वारा पहना जाता है, मंगलसूत्र का काम करता है, सोने का बना होता है। हंसुली, सूत सोने का बना होता है। गुलबंद या रामनवमी पर पहना जाता है, सोना चांदी का बना होता है। तिलहरी सोना का बना होता है। चरे या चरो यह भी आपका गले में पहने जाने वाला एक आभूषण है जो कि सोना चांदी का बना होता है। और 22 चवन्नियों से बना हार बहुत इंपॉर्टेंट है। चवन्नी माला हमेला पुरानी, ध्यान रखिएगा, पूछ चुके हैं। 22 चवन्नियों से बना हार चांदी और यहाँ की वेशभूषा का सबसे उत्तम हार माना जाता है 22 चवन्नियों से बना हुआ हार। अगला हार है कंधे के आभूषण। कंधे के आभूषण की यदि बात करें तो स्यूल सांगल जो कि चांदी का बना होता है। हाथ के आभूषणों की बात करें तो मुंदरी सोना, चांदी, तांबा, पीतल की बनी होती है। गोखले बाजू में पहना जाता है जो कि चांदी में बना होता है। गुंठी, ठुआक, थगुला, खंजवे जो कि सोने चांदी के बने होते हैं। स्यूल सांगल सोने का बना होता है और पोंजी जो कि चांदी की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। अगला आभूषण है हमारा पैरों के आभूषण। पैरों के आभूषण, पैरों के आभूषणों की यदि बात करें तो पवलिया, बिछुआ जो पहनते हैं ना पैर में, जो कि विवाहित स्त्रियों द्वारा पहना जाता है, चांदी का बना होता है।
झांवर झिमरा यह भी पैरों में पहना जाता है, चांदी का बना होता है। अमृति त्यार अमृत तार यह भी चांदी का बना होता है। इमरती यह भी चांदी की होती है। पोंटा यह भी चांदी का होता है। और खुलड़े की बात करें तो खुलड़े एक विशेष जनजाति द्वारा पहना जाता है, वह जनजाति है भोटिया जनजाति। तो ध्यान रखिएगा, खुड़ले भोटिया जनजाति द्वारा पहनाया जाने वाला एक पैर में पहने जाने वाला एक आभूषण है। कमर के आभूषणों की यदि बात करें तो कमर के आभूषणों में कमर जोड़ी या करधनी है जो कि चांदी की होती है, ध्यान रखिए कमर में पहनी जाती है। और अगला है आपकी तगड़ी या तिगड़ी जो भी चांदी की होती है, ये भी आपकी कमर में पहनी जाती है। तो ये थे आपके आभूषण जो कि हमने देख लिए हैं। यह वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है, यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोग बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और साथ में हमें फॉलो कीजिए अन्य टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।